Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। TGT का ये प्रैक्टिस सेट 27 है और इस प्रैक्टिस सेट में 70 MCQs हैं और ये MCQs केवल लिटरेरी टर्म्स पर बेस्ड हैं। तो ये जानबूझकर केवल और केवल लिटरेरी टर्म्स पर बनाया गया है और आगे भी हम 2 और 3 जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं वो केवल लिटरेरी टर्म्स पर ही बनाएंगे। और ये जो तैयार किए गए हैं वो आपके MH अब्राहम से हमने तैयार किए हैं, तो आपके बहुत काम आने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हु डिफाइंड द टर्म अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी टर्म को किसने डिफाइन किया है, ये टर्म क्या है आगे पढ़ेंगे। तो W.K. बिमसेट, मुनरो सी वियर्ट्सले, बर्टोल्ट ब्रेख्त या A and B बोथ। तो आप जानते हैं कि अफेक्टिव फैलेसी MH अब्राहम में शुरू में ही है और इसको W.K. बिमसेट और मुनरो सी वियर्ट्सले दोनों ने दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ पोइम बाय इट्स इफेक्ट। यानी कि एक पोइम को इसके इफेक्ट के द्वारा इवेल्युएट करना, स्पेशली इट्स इमोशनल इफेक्ट अपॉन द रीडर। विशेष तौर पर रीडर पर इसका इमोशनल इफेक्ट कैसा पड़ता है उसके द्वारा हम पोइम को जांचते हैं। तो ये कौन सी फैलेसी कहलाती है, अफेक्टिव फैलेसी, डिफेक्टिव फैलेसी, इफेक्टिव फैलेसी या एलाइनेशन इफेक्ट। तो ये आपकी अफेक्टिव फैलेसी है। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, अगर एक रीडर एक पोइम को पढ़ रहा है और उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाई, वो प्रभावित नहीं हुआ, तो क्या पोइम खराब हो गई? तो अगर केवल इसी तौर पर हम इवेल्युएट करेंगे तो इसको हम अफेक्टिव फैलेसी कहते हैं। तो मुनरो वियर्ट्सले क्या कहते हैं, वो कहते हैं द पोइम इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेशली क्रिटिकल जजमेंट। बोले पोइम अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है जजमेंट करने के लिए। इस वजह से नहीं कि उसका इमोशनली इफेक्ट रीडर पे क्या पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि रीडर ने खराब बता दिया तो खराब हो गई। टेंड्स टू डिसअपियर सो द क्रिटिसिज्म एंड्स इन इंप्रेशन एंड रिलेटिविज्म। तो इस जब हम इस तरह से नहीं नापते हैं तो जो उसका इफेक्ट पड़ता है, जो इंप्रेशन पड़ता है, वो समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फ्रेज आई आर्ट फॉर आई आर्ट, इसका अर्थ हुआ आर्ट फॉर आर्ट सेक। ये रैलिंग क्राई हो गई, यानी कि नारा बना। तो किस मूवमेंट का ये रैलिंग क्राई है, ये स्लोगन किसका है? एस्थेटिक मूवमेंट का, रोमांटिक मूवमेंट का, क्लासिकल लिटरेचर का या प्री रोमांटिक मूवमेंट का? तो आप जानते हैं कि ये जो स्लोगन है ऑस्कर वाइल्ड इसके रहे हैं, तो ये आपका एस्थेटिक मूवमेंट का स्लोगन है। एस्थेटिज्म या जिसको एस्थेटिक मूवमेंट कहा जाता है, वॉज अ यूरोपियन फिनोमेना ड्यूरिंग, कब का है ये मूवमेंट? अर्ली 19th सेंचुरी, लेटर 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी या 20th सेंचुरी? तो ये जो फिनोमेना है आपका, ये आपका लेटर 19th सेंचुरी है, लेटर 19th सेंचुरी। और आपको बताएं कि इसी मूवमेंट से दूसरा मूवमेंट बना है डिकेडेंस मूवमेंट। तो उसका डिकेडेंस का मतलब ही होता है एंड ऑफ द सेंचुरी। तो जो एंड ऑफ द 19th सेंचुरी आता है। आउट ऑफ हार्मोनी विद रीजन, illogical, essentially this idea renders man's existence as illogical and moreover meaningless. This movement is called theater of absurd, epic theater या aesthetic movement या illusion। तो ये आपका थिएटर ऑफ एब्सर्ड है। इस
थिएटर ऑफ एब्सर्ड में आपने पढ़ा होगा कि वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों को ये लगा कि मानव का जो एग्जिस्टेंस है वो आपका इलॉजिकल है, कोई उसका अस्तित्व है ही नहीं। लोग इतने डर गए थे दोनों वर्ल्ड वॉर के बाद कि उनको पता ही नहीं लगा कब किसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाए, यानी कि उस कंट्रोल किसी का किसी पर नहीं था जब जीवन चाहे समाप्त हो जा रहा था। तो ये कहा कि मानव का जो एग्जिस्टेंस है वो आपका इलॉजिकल है, तो इसको थिएटर ऑफ एब्सर्ड में कहा गया। हु गिव द टर्म एपिक थिएटर, ये टर्म है एपिक थिएटर, इंपॉर्टेंट है कि एपिक थिएटर टर्म को किसने दिया। W.K. बिमसेट, मार्टिन एस्लिन, बर्टोल्ट ब्रेख्ते या जॉर्ज ऑरवेल। तो ये थे आपके बर्टोल्ट ब्रेख्ते जिन्होंने एपिक थिएटर की टर्म को दिया। हु कॉइन्ड द टर्म थिएटर ऑफ एब्सर्ड, तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड की टर्म को किसने कॉइन किया। देखिए आपने पढ़ा एपिक थिएटर, तो वो तो कॉइन किया बर्टोल्ट ब्रेख्ते ने। थिएटर ऑफ एब्सर्ड किसने दिया, W.K. बिमसेट, मार्टिन एस्लिन, बर्टोल्ट ब्रेख्ते या जॉर्ज ऑरवेल। तो ये थे आपके मार्टिन एस्लिन। ठीक, मार्टिन एस्लिन ने थिएटर ऑफ एब्सर्ड को दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। ये है एलाइनेशन इफेक्ट। एलाइनेशन इफेक्ट का मतलब होता है आपका अलगाव। अलगाव यानी कि डी फैमिलियराइजेशन, यानी कि किसी से डी फैमिलियर करना, यानी कि जान पहचान ज़्यादा ना बढ़ाना। तो इज यूज्ड टू मेक फैमिलियर एस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंट सोशल रियलिटी सीम स्ट्रेंज। जो फैमिलियर एस्पेक्ट हैं उनको स्ट्रेंज बनाया जाता है थिएटर के द्वारा, सो एज टू प्रिवेंट द इमोशनल आइडेंटिफिकेशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑडियंस विद द करेक्टर एंड देयर एक्शन इन द प्ले। ताकि जो स्टेज पर करेक्टर जो है अपना पार्ट अदा कर रहे हैं तो उससे जो ऑडियंस हैं वो ज़्यादा जुड़ ना पाए, डिटैच रहें, ताकि लोग जो सच्चाई प्रस्तुत की जा रही है, जो रियलिटी को प्रेजेंट किया जा रहा है, उससे कन्फ्यूज ना हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो दिस डीफैमिलियराइजेशन इफेक्ट इज फाइंड इन। तो ये जो अलगाव का डिफेक्ट है ये किस थिएटर में पाया जाता है आपको ये बताना है। तो सॉरी, ये आपका थिएटर ऑफ एब्सर्ड ना एपिक थिएटर है, जिसको बर्टोल्ट ब्रेख्ते ने दिया है। ठीक है, और तो इनका एम जो था एपिक थिएटर का, हिज एम वॉज टू इनस्टेड टू इवोक द क्रिटिकल डिस्टेंस एंड एटीट्यूड इन द स्पेक्टेटर्स। जो दर्शक हैं उनके बीच में एक डिस्टेंस पैदा करना होता है ताकि वो समाज की रियलिटी को पहचान सके और जो प्रस्तुत किया जा रहा है ऐसा ना कह सकें कि वही वास्तविकता है, समाज की वास्तविकता को भी पहचान सकें। क्वेश्चन है, अ स्टोरी और विजुअल इमेज विद अ सेकेंड डिस्टिंक्ट मीनिंग पार्शली हिडन बिहाइंड इट्स लिटरल और विजिबल मीनिंग। तो देखिए जो सेकेंड और स्टोरी जो विजुअल इमेज दिखाई जा रही है उसके पीछे एक दूसरा अर्थ छिपा होता है जो आपके शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल अलग होता है। तो वो किस में आता है, सिमिली में आता है, मेटाफर, एलेग्री या अलिट्रेशन। तो ऐसी चीज़ को हम एलेग्री बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एलेग्री बोलेंगे। और सॉरी, एन एलेग्री में बी कंसीडर्ड एज। देखिए एलेग्री में कहा जाता है कि जो लिटरल मीनिंग अलग है तो वहाँ कंपैरिजन किया जाता है। तो एलेग्री को जो दूसरा है वो मेटाफर माना जाता है, एलेग्री को मेटाफर कहा जाता है।
विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ मोरल स्टोरी। देखिए कौन सी नहीं है, पैरेबल भी मोरल स्टोरी है जिसमें, और फेबल जो है ये भी मोरल स्टोरी है, लेकिन इसमें जो आपके एनिमल्स हैं उनके द्वारा किया जाता है, और एग्जाम्पलम में उदाहरण के द्वारा आपको नैतिकता सिखाई जाती है, और एल्यूजन जो होता है वो दृष्टांत होता है, कहीं से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है। तो आपका एल्यूजन जो है वो किसी भी प्रकार का मोरल स्टोरी नहीं है, बल्कि तीनों ही मोरल स्टोरी हैं। तो आपने देखा होगा हम जो एम.एच. अब्राहम से शुरू से लेकर तैयार कर रहे हैं, ये लगभग बी और सी तक पहुंचा है, उसके आगे हम आगे लेकर आएंगे आपके एमसीक्यूज। अ पासिंग रेफरेंस विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन, एक पासिंग रेफरेंस होता है जिसमें स्पष्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया जाता, टू अ लिटरल और हिस्टोरिकल पर्सन, प्लेस और इवेंट। तो ये आपका जो रेफरेंस हो सकता है वो लिटरेरी हो सकता है, हिस्टोरिकल पर्सन का हो सकता है, प्लेस हो सकता है, इवेंट हो सकता है, यानी कि उसका हम रेफरेंस देते हैं टू अनदर लिटरेरी वर्क और पैसेज। तो इसमें ये ऐसे रेफरेंस दिए जाते हैं जिसको जो आपके ऑडियंस हैं, जो आपके रीडर हैं, वो इनको जानते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, एल्यूजन बोलेंगे, इल्यूजन बोलेंगे, एग्जाम्पलम बोलेंगे, एलेगरी बोलेंगे। तो देखिए इल्यूजन भ्रम होता है, एग्जाम्पलम जो होता है किसी का उदाहरण देना होता है, उसे नैतिकता दिखाई जाती है, और एलेगरी तो जानते हो एक प्रकार का मेटाफर होता है। तो ये हुआ आपका एल्यूजन। तो ऑप्शन हुआ आपका ए। क्वेश्चन नंबर 13 है कार्पे डियम। तो कार्पे डियम का मीन क्या होता है ये आपको सोचना है। सीज ऑफ द डे, वेयर आर फार्मूला, या नो योर सेल्फ, या डूम्स डे। तो जो कार्पे डियम का मतलब होता है आपका सीज ऑफ द डे। सीज ऑफ द डे का मतलब है कि जैसे कह सकते हैं दिन को पकड़ कर रखना। तो यहाँ पर यह है कि अगर हम वर्तमान में जी रहे हैं, तो अगर जिस क्षण हम जी रहे हैं उस क्षण का, उस मोमेंट का हम भरसक यूज कर लें, ताकि कल हो ना हो, ये सोच पर रहता है कि कल हो ना हो। तो इसलिए वर्तमान में हम जी भर कर जी लें। तो ये सीज ऑफ द डे कहलाता है। और वेयर आर फार्मूला जो है यूबिसेंट मोटिव है, शायद आगे भी पढ़ेंगे उसको हम। इन द 17th सेंचुरी रॉबर्ट हैरिक्स टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम, कि वर्जिन के साथ मच ऑफ टाइम यूज करो। गैदर ई रोज बर्ड्स वाइल ई मे, यानी कि रोज बर्ड्स को तभी चुन लो जब मई का महीना है, यानी कि मुरझाने से पहले उनको चुन लिया जाए। तो इसका मतलब है कि वर्तमान का, प्रेजेंट का जो है मैक्सिमम यूज किया जाए, कल हो ना हो, कि जो थीम पर बेस है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभी ऊपर पढ़ा था। तो ये जो सिचुएशन है, दिस इज बेस्ड ऑन द वेरी कॉमन लिटरेरी मोटिव इन लिरिक पोइट्री। तो क्या कहलाता है ये, कार्पे डियम। अभी ऊपर पढ़ा था, इसको मैंने दूसरे तरह से लिखने की कोशिश की है ताकि आप इस तरह से भी इसको समझ सकें। ये आपका क्या हुआ, कार्पे डियम। अगले देखते हैं, चलिए उसको आगे आएगा। अ मोटिव एडॉप्ट फ्रॉम द फोकलोर इन किड्स ला बेले डैम सेंस मर्सी। तो आपकी किड्स की जो पोइम है ला बेले डैम सेंस मर्सी, इसमें आपको बताना है कि किस मोटिव पर ये बेस्ड है, किस मोटिव को इसने एडॉप्ट किया है। तो ये आपके क्या है, वेयर आर फार्मूला पे, वेयर आर यू रोमिंग, तो वेयर आर फार्मूला पर ये पोइम बेस्ड है। और जो वेयर आर फार्मूला है वो है आपका यूबिसेंट मोटिव। ठीक, कार्पे डियम तो ऊपर पढ़ रखा है और लेट मोटिव को आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या है, सॉरी, ये आपका यूबिसेंट मोटिव है जो वेयर आर फार्मूला पे बेस्ड है। एंड older form for recurrent poetic concepts or formula in the tops Greek of the Greek for commonplace कहते हैं। It is called the
दिस आल्सो कॉल्ड अ गाइडिंग मोटिव। तो ये गाइडिंग मोटिव क्या है? तो कभी कभी देखा होगा बहुत से में बार बार बहुत सारी चीज़ रिपीटेशन होती हैं, और कई फिल्मों में बार बार जो है सॉन्ग रिपीट होते हैं। तो इस रिपीटेशन के फार्मूला को, इसको गाइडिंग मोटिव भी कहा जाता है। ये गाइड करता है कि क्या चीज़ होने वाला है। कई आपने हॉरर फिल्में देखी होंगी जिसमें गीत गाया जाता है, इससे पता लगता है कि ये गीत आ रहा है तो कोई ना कोई मरने वाला है। तो ऐसे को हम बोलेंगे द लेट मोटिव। ठीक है, लेट मोटिव कह देंगे, बाकी मोटिव पढ़ चुके हैं। सी, ये कलेक्शन हो सकता है आपको पसंद आ रहा हो। द टर्म इज मोर यूजली अप्लाइड इन जनरल कंसेप्ट और डॉक्ट्राइन। वो टर्म जिसमें जनरल कंसेप्ट और डॉक्ट्राइन पाई जाती है, ये आपके सिद्धांत पाए जाते हैं, वेयर implicit or asserted which an imaginative work is designed, incorporate and make persuasive to the reader। तो ये वो चीज़ होता है जिस पर रीडर को ये बताया जाता है कि किसके बेस पर हम ये वर्क को लिख रहे हैं। तो वर्क जब किसी बेस पर लिखा जाता है, किसी डिज़ाइन को तैयार किया जाता है, तो वो चीज़ थीम कहलाती है। क्या कहलाता है? थीम कहलाती है। अब क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है बहुत। कैल्टिक रिवाइवल बोलते हैं, कैल्टिक रिवाइवल इज आल्सो नोन एज। तो आपको बताएं कि जो कैल्टिक रिवाइवल है, ये आपका कैल्टिक जो लैंग्वेज है, ये कैल्टिक, ये आपकी आयरिश लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? आयरिश। तो आयरिश आपकी लैंग्वेज है और आयरलैंड की है। तो इसको क्या जानते हैं? स्कॉटिश लिटरेरी रेनेसा जानेंगे, या आयरिश लिटरेरी रेनेसा जानेंगे, या ओल्ड इंग्लिश लिटरेरी रेनेसा, या फ्रेंच। तो नेचुरली ये आयरिश है, तो आपका ऑप्शन बी होना चाहिए। और जो आपके हैं विलियम बटलर ईस्ट, यानी WB ईट्स, उन्होंने इस मूवमेंट को चलाया था। तो क्वेश्चन है, द कैल्टिक रिवाइवल और द आयरिश लिटरेरी मूवमेंट स्टार्टेड इन, कब शुरू होता है? तो ये आपका अर्ली 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी या लेट 20th सेंचुरी में शुरू होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये आपका जो मूवमेंट है आपका 1880 के लगभग शुरू होता है, 1880 के लगभग, ठीक, और 1939 तक चलता है। इसी ईयर में जो आपके WB ईट्स हैं, विलियम बटलर ईट्स हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये लगभग 40-50 साल तक या 60 साल तक चलता है। तो ये आपका कब शुरू होता है? 1880 में। इसका मतलब है ये आपकी लेट 19th सेंचुरी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी होना चाहिए। और ये कैल्टिक रिवाइवल की थोड़ी सी जानकारी है जो आप नोट कर लें कि कैल्टिक रिवाइवल जो है 1880 से 1939 तक चलता है। और कैल्टिक जो है नेटिव आयरिश लैंग्वेज है, और आयरिश लिटरेचर जो फ्रॉम है 1880 टू द डेथ ऑफ विलियम W बटलर ईस्ट इन 1939, यहाँ तक ये मूवमेंट रहता है। क्वेश्चन है, अ फ्रेज और आइडिया दैट हैज़ बीन यूज्ड सो मैनी टाइम्स। एक फ्रेज जो आइडिया है बहुत बार इसका यूज हो जाता है, दैट इट नो लॉन्गर हैज़ एनी रियल मीनिंग और इंटेंट। इतना यूज किया जाता है कि वो चीज़ आपको बेतुकी लगने लगती है या अर्थहीन कह सकते हैं, मीनिंगलेस लगने लगती है। इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? क्लिच, बैरोक, बम्बास्ट या वोल्डराइज। तो ये आपकी क्लिच है। क्या है? क्लिच, जिसको बोलते हैं ठप्पा। क्या बोलते हैं? ठप्पा होता है, बार बार ठोकते जाइए ठोकते जाइए। तो इसका मतलब है, आपने देखा होगा, हमारा कभी किसी से टच हो गए, सॉरी, किसी से कुछ हो गया,
हल्का सा हाथ लग गया तब सॉरी। तो सॉरी इतना ज़्यादा यूज होने लगा है कि सॉरी का जो मीनिंग है वो भी जाता रहा है। तो कह सकते हैं ये घिसी पिटी जो उक्ति होती है उससे हम क्लिच बोलते हैं, घिसी पिटी। जैसे आई बैग योर पार्डन या एक्सक्यूज मी या सिंसरली योर्स या सॉरी। तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा यूज होने के कारण इनके जो वैल्यू है वो घट गई है। क्वेश्चन है द ग्रेव डिगर्स इन हैमलेट, द सीन ऑफ ड्रंकन पॉटर इन मैकबेथ आर द एग्जाम्पल ऑफ। भी ग्रेव डिगर का सीन आया है हैमलेट में, और ड्रंकन पॉटर जो कि डंकन की मौत के बाद उसके गेट पर जो पॉटर होते हैं, दरबान होते हैं, तो ये गेट कीपर बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। तो ये जो दोनों इवेंट उसमें ली गई हैं, जो ये डाली गई हैं प्ले में, तो ये प्ले में क्या काम करती हैं ये आपको बताना। ये किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं? सटायर यानी कि हंसी बनाने के लिए, या कॉमिक रिलीफ, या मॉक एपिक, या बमबास्ट, किस प्रकार के हैं? तो आपको अच्छी तरह पता होगा ये जो दोनों यूज की गई हैं ये आपका कॉमिक रिलीफ है। क्या है? आपका कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ क्या होता है आप भी जानते हैं कि जब हम किसी भी ट्रेजेडी को देखते हैं तो हमारा मन जो है काफ़ी खिन्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा हम सैड हो जाते हैं। तो उस सैड एटमॉस्फेयर से आपको यानी कि ऑडियंस को डिटैच करने के लिए, अवॉइड करने के लिए वो आपका कॉमिक रिलीफ के कुछ कह सकते हैं ह्यूमरस टाइप के प्ले प्रयोग करते हैं बीच में, तो उसे हम कॉमिक रिलीफ कहते हैं। अब है अ करेक्टर इन ड्रामा और नॉवेल हु प्लेज ओनली अ माइनर रोल इन एक्शन। ड्रामा में एक करेक्टर होता है जो माइनर रोल करता है बट सर्व्स द प्रोटैगनिस्ट एज ए ट्रस्टेड फ्रेंड, और प्रोटैगनिस्ट का एक ट्रस्टेड फ्रेंड के रूप में काम करता है। मान लीजिए हैमलेट में होरेशियो उसका छोटा रोल है और उसका फ्रेंड के रूप में काम करता है। टू whom he or she confess the intimate thoughts, problems and feelings, जिससे वो अपने अंतर्निहित फीलिंग्स को, विचारों को उससे शेयर करता है। तो ये जो उस करैक्टर को रखा गया है, उस करैक्टर का यूज किया गया है, वो करैक्टर क्या कहलाता है? एंटागोनिस्ट, कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट या इनोवेटिव। तो आप जानते हैं ये जो करैक्टर है इसको टर्म दी गई है कॉन्फिडेंट की, हिंदी में बोलते हैं इसको विश्वस्त। तो ये विश्वास पात्र कॉन्फिडेंट व्यक्ति होता है जो प्रोटैगनिस्ट के साथ रहता है, और इस टर्म के द्वारा, कॉन्फिडेंट के द्वारा सॉलिलोकी के स्थान पर, सॉलिलोकी और एसाइड के स्थान पर लगभग इसको बहुत से ड्रामा में यूज किया जाता है। तो कॉन्फिडेंट के एग्जाम्पल है जो आपके भाई हैमलेट में होरेशियो, और क्लियोपेट्रा की जो मैड है चार्मिया, वो ये काम करते हैं। और ओथेलो में पता होगा कि जो बियंका है डेस्डेमोना के साथ रहती वो है। अब इसमें देखिए विच ऑफ दीज मे नॉट बी अ सेंटेंस, कौन सा इसमें सेंटेंस नहीं हो सकता? बी एट मैंगोस, बी सेट इन द कॉर्नर, या रन या बेंट, कौन सा इनमें सेंटेंस नहीं बन सकता है? देखिए ही बी एट मैंगोज, तो एट वर्ब लगी है, सब्जेक्ट ये है तो सेंटेंस है। ही सेट इन द कॉर्नर, ये भी सेंटेंस है। रन, यहाँ सोचना है। देखिए रन अगर हम जोर से बोल दें रन दौड़ो, तो दौड़ो आपका अपने आप में एक इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो अपने आप में, फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म कह सकते हैं, वो अपने आप में एक इंपेरेटिव सेंटेंस होती है। ये आपको हमेशा याद रखना। एक मैं और बात बोल रहा हूँ, देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब इफ देयर इज ओनली वन वर्ड इन अ सेंटेंस, इट मस्ट बी अ वर्ब। जब कोई भी एक सेंटेंस है, केवल एक शब्द है केवल एक सेंटेंस में,
एक ही शब्द है, तो सर्टेनली दैट वर्ड विल बी वर्ब, तो ये आपका सेंटेंस है। और वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये आपका सेंटेंस नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन है। द पोएटिक फॉर्म विच रिप्रेजेंट अ मेलोडियस फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, तो जो स्टोरी टेलिंग की जो पोइम होती है, मेलोडियस फॉर्म होती है, तो आप जानते हैं फ्री वर्स तो नहीं होती वो है। क्यों? आपकी जापानीज पोइम है 17 सिलेबल की और 17 लाइन की है, सिलेबल की नहीं। और बैलेड जो है आपकी गीत के रूप में कहानी होती है, तो बैलेड हो गया इसमें आपका, तो ऑप्शन सी है। और सोनेट नहीं है ये। ला बैलेड एम सेंस मर्सी इज रिटन बाई, ये तो ऊपर ही पढ़ चुके हैं, तो ये आपका जॉन कीट्स होना चाहिए। नेक्स्ट है इडल ऑफ किंग्स इज रिटन बाय, तो इडल ऑफ किंग्स जो है, जो आपके थियोक्राइटस रहे हैं उसी के थियोक्राइटस के इडल्स के ऊपर लिखी गई है, तो ये आपके लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। आपको बताना है विच पोइटिक फॉर्म इज आ 19 लाइन पोइम, कौन सी पोइटिक फॉर्म इनमें से 19 लाइन पोइम है। कंसिस्टिंग ऑफ 5 टर्सेट एंड अ क्वार्टन, 5 टर्सेट होते हैं 3-3 लाइन के, 1 2 3 4 5, और एक क्वार्टन होता है यानी कि 4 लाइन का। कुल मिला के 99 की पोइम है, तो ये क्या है? लिमेरिक है, विलेनले है, सॉलिलोकी या हैक्यू है। देखिए हैक्यू जापानी पोइम से 17 लाइन की, सॉलिलोकी का लाइन से कोई मतलब नहीं होता, ये तो ड्रामेटिक फॉर्म है। विलेनले आपकी 19 लाइन की पोइम है, और लिमरिक जो है आपकी 5 लाइन का पोइम है। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है हु डिवाइस्ड द राउंडल फॉर्म, तो राउंडल फॉर्म जो आपकी फ्रेंच शायद फॉर्म है, तो इसको किसने जो है डिवाइस किया, किसने यहाँ पर स्टार्ट किया? तो ये हैं आपके AC स्वैनबर्न, AC स्वैनबर्न, ये 19वीं सेंचुरी में इसको इन्होंने शुरू किया है, AC स्वैनबर्न ने। और ठीक है, और राउंडेल है क्या? देखिए राउंडेल इंग्लिश वर्जन ऑफ रांड्यू है, डिवाइस्ड बाय AC स्वैनबर्न इन हिज कलेक्शन आ सेंचुरी ऑफ राउंडेल्स, तो ये कलेक्शन है इनका राउंडेल्स का। और राउंड्यू का जो मीनिंग है फ्रॉम द मिडिवल एंड रेनेसां फ्रेंच पोइट्री से इन्होंने लिया है इसको। और इट इज़ ए पोइम ऑफ 11 लाइन, जिसमें 3 स्टेंजा होते हैं, और इसमें जो है रिपीटेशन, एक जो 4th और 11th लाइन में रिपीटेशन होता है, जिसको रिफ्रेन कहा जाता है। तो ये जो राउंडल है ये आपकी रिफ्रेन के कारण, जिसको टेक बोलते हैं, उसके कारण ये फेमस है। और यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि इसको किसने दिया? हाँ, देयर वंस वॉज, अरे पढ़ लेते हैं पूरी पोइम समझ में आ गया। देयर वंस वॉज ए मैन ननटकेट, ननटकेट नाम का एक, फ्रॉम ननटकेट, ननटकेट नाम की जगह से एक व्यक्ति था, हु कैप्ट ऑल हिज कैश इन अ बकेट, वट हिज डॉटर नेम नैन रैन अवे विद ए मैन एंड एज द बकेट ननटकेट। तो ये आपने देखा होगा एक प्रकार का, ये आपकी नॉनसेंस पोइट्री है, एक प्रकार की ये नॉनसेंस पोइट्री है। और इसमें आप इस राइमिंग स्कीम देख लीजिए, देखिए ए बी बी और सी, ये आपका सी क्या है? ये आपका बकेट ए है, तो ए बी बी ए, ये आपकी राइमिंग स्कीम है। तो ये किस प्रकार, इस पोइम का जो है नाम क्या है, क्या स्टेंजा फॉर्म है? तो ये बता दी मैंने कि ये नॉन सेंस पोइट्री है। ठीक, तो क्या है? दिस फॉर्म
दिस इज ए फॉर्म ऑफ वर्स दैट अपियर्ड इन इंग्लैंड इन द अर्ली ईयर ऑफ द 18th सेंचुरी। तो इसको क्या बोलेंगे, लिमेरिक, रॉन्डेल, सोलिलोकी या हैक्यू। तो ये आपकी लिमेरिक है। तो ध्यान रखिए, लिमेरिक जो है एक प्रकार का आपकी नॉनसेंस पोइट्री है। ठीक, इसके बारे में और जान लेते हैं। और इसका जो राइम है वो AABBA है। अब प्रश्न है, हु पॉपुलराइज लिमेरिक इन 19th सेंचुरी। तो ये आपका मेन प्रश्न बनता है, तो इसको याद रखेंगे। तो इसको एडवर्ड लियर ने 19th सेंचुरी में इसको फेमस किया, ठीक है, पॉपुलराइज किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो लिमेरिक के बारे में जानिए कि लिमेरिक इज एन इंग्लिश वर्स फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ 5 एनापेस्टिक लाइन राइमिंग AABBA। ठीक है, ये आपकी राइमिंग है। और समझ लीजिए ये आपकी जो है नॉन सेंस जो है पोइट्री आती है, नॉन सेंस वर्स आती है। और इसको बुक ऑफ नॉन सेंस में इन्होंने 1846 में इसको पॉपुलराइज किया। तो पहले तो ये 5 लाइन का जो है नॉन सेंस पोइट्री है। और एडवर्ड लियर इज नोन मोस्टली फॉर हिज लिटरेरी नॉनसेंस इन पोइट्री एंड प्रोज एंड स्पेशली इन हिज लिमेरिक। द लिमेरिक इज, ये इसकी डेफिनेशन है, द लिमेरिक इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ सेल्फ कंटेन्ड नॉनसेंस ह्यूमरस पोइम है एंड यूजली प्लेस नो राइम्स इन्वॉल्विंग द नेम ऑफ पीपल और ऑन राइम्स इन्वॉल्विंग द नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेस। तो पीपल और प्लेस के द्वारा इसमें राइम जो है क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए पर्शियन फॉर्म ऑफ पोइट्री, रुबियात, बैलेड, हैक्यू और राउंडेल। तो सुना होगा रुबियात ऑफ उमर खयाम। तो उमर खयाम की जो रुबाइयाँ हैं वही पर्शियन पोइट्री हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो गया। तो आप देखते हैं कि रुबाइयों का यूज किया गया है। तो जो रुबाइयाँ हैं ये 4 लाइन वर्स है और प्रैक्टिस बाय अरेबियन, पर्शियन और उर्दू पोइट्स ने इसको यूज किया है। क्वेश्चन है, अ कैजुअल सीक्वेंस और अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स, यानी कि अरेंजमेंट, इंसिडेंट्स का जो अरेंजमेंट है और इवेंट का जो अरेंजमेंट है एक स्टोरी में क्या कहलाता है। जब आप स्टोरी का अरेंजमेंट करेंगे तो उसी पर पूरी स्टोरी बेस्ड होगी, तो ऐसे को हम प्लॉट कहेंगे। अब अच्छी तरह जानते हैं कि प्लॉट जो है वो स्टोरी का क्या है, अरेंजमेंट होता है, नहीं, इवेंट और इंसिडेंट का अरेंजमेंट होता है। तो नॉवेल में भी प्लॉट होता है और आपका ड्रामा में भी प्लॉट होता है, ठीक है। तो प्लॉट की हमने डेफिनेशन भी लिख रखी है, जानबूझ के दिया है कि ताकि आप उस डेफिनेशन को समझ लें। प्लॉट इज द सेलेक्टेड वर्जन ऑफ इवेंट्स एज प्रेजेंटेड टू रीडर और ऑडियंस इन ए सर्टेन ऑर्डर एंड ड्यूरेशन। तो जो इवेंट्स होती हैं उनको सर्टेन ऑर्डर और ड्यूरेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है। वेयर एज द स्टोरी इज द फुल सीक्वेंस of events as we imagine them to have taken place their natural order and duration। समझ गए होंगे आप। और प्लॉट का आप जानते हैं जो टर्म दी है, ओरिजिनेट किया है, वो अरिस्टोटल ने की है और 4th सेंचुरी BC में की है। तो अरिस्टोटल saw प्लॉट एज द मोर देन जस्ट अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट। तो इसको, ये तो इंसिडेंट से भी ज़्यादा इसको अलग मानते हैं। द टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज इनिशियली कॉइन्ड बाय अ साइकोलॉजिस्ट। तो आपको वो साइकोलॉजिस्ट का नाम सोचना है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, जो मन में विचार आ जाते हैं तो उन विचारों को धारा प्रवाह जो नॉवेल में लिखते हैं, तो वो नॉवेल जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल कहलाते हैं। तो इस टर्म को जो दिया है वो आपको सोचना है, सोच लिया होगा आपने। तो ये है आपके विलियम
जेम्स। कौन है आपके? विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टोरी, द सीक्वेंस इन विच द ऑथर अरेंज इवेंट्स अ स्टोरी। ये तो पढ़ चुके हैं भाई। द स्ट्रक्चर ऑफ 5 एक्ट प्ले ऑफन इंक्लूड्स राइजिंग एक्शन, द क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड द रेजोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें तो प्लॉट होती हैं, तो ये आपका ऑप्शन जो है ये आपका प्लॉट ही है, डबल ले लिया है। क्वेश्चन नंबर अ स्टेटमेंट विच कंटेन 2 और मोर मीनिंग। देखिए, जिस कंटेंट में, जिस चीज़ में 2 या 2 से अधिक मीनिंग होते हैं उसको हम बोलते हैं एम्बिग्विटी। ठीक, एम्बिग्विटी उसको बोला जाता है। और एनेक्डोट तो जो है दृष्टांत होता है, कहीं से हम कोई चीज़ कहानी उठाते हैं, कहानी होती है। और एपिग्राफ जानते हैं, एपिग्राफ जो दीवारों पर लेख होते हैं, कब्रों पर, और जो किसी के बारे में सुंदर सुंदर उक्तियाँ होती हैं, सूक्तियाँ होती हैं, उनको हम एपिग्राफ कहते हैं। यहाँ पर शायद कैनोटेशन और डिनोटेशन से कुछ क्वेश्चन है, वो आपको बताने हैं। द रेंज ऑफ सेकेंडरी और एसोसिएटेड सिग्निफिकेशन एंड फीलिंग्स ऑफ द वर्ड विच कॉमनली सजेस्ट और इम्प्लाइज। यानी कि सेकेंडरी और एसोसिएटेड सिग्निफिकेंस का जो फीलिंग होती हैं, यानी कि कह सकते हैं जो आपके फीलिंग से जुड़ा हुआ दूसरा अर्थ होता है एक शब्द का, इज कॉमनली सजेस्टेड और इम्प्लाइज, जो उस शब्द से माना जाता है। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि किसी भी शब्द का जो सेकेंडरी मीनिंग होता है, जो लोगों की भावनाओं से संबंधित होता है, तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए सेकेंडरी मीनिंग जो शब्द का होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलेंगे कनोटेशन। फिगरेटिव लैंग्वेज नहीं होती, फिगरेटिव लैंग्वेज तो किसी भी लैंग्वेज को सजाने की कला होती है। और डिनोटेशन जो होता है आपका डिक्शनरी मीनिंग होता है, जो उसका एक्चुअल अर्थ होता है। और एपिक तो आप जानते हैं। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए कनोटेशन समझ में आ जाएगा। होम, होम माने आप जानते हैं घर होता है। ठीक ठीक। डिनोट्स द हाउस वेयर वन लिव्स, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका जहाँ पर व्यक्ति रहते हैं, तो उसको घर बोलते हैं। बट कैनोट्स का मतलब जो होता है वो होता है प्राइवेसी, इंटीमेसी और कोजीनेस। यानी कि जहाँ पर आपको प्राइवेसी मिल सके, जहाँ पर आपको लोगों से प्यार मिल सके, इंटीमेसी मिल सके, और कोजीनेस यानी कि जहाँ पर आपको आराम मिल सके। तो यही कारण है, दैट इज़ द रीज़न द रियल एस्टेट एजेंट लाइक टू यूज होम इंस्टेड ऑफ द हाउस इन देयर एडवर्टीजमेंट। तो वो अपने स्वीट होम का प्रयोग करते हैं कि स्वीट होम आपका होम मिलेगा। तो ये इसी भावनाओं से, इमोशंस से जुड़ा हुआ शब्द होता है। तो जो आपका कैनोट्स होता है वो आपका इमोशंस से जुड़ा होता है, जिसके ये किसी भी शब्द के सेकेंडरी जो आपके मीनिंग निकलते हैं। द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड, अब इस क्वेश्चन का तो औचित्य नहीं रहा, दोनों समझ चुके होंगे। तो ये आपका डिनोटेशन होता है। अच्छा, क्वेश्चन है, अ माइल्ड वर्ड और फ्रेज, एक कोमलता भरा शब्द या शब्द समूह विच सब्स्टिट्यूट फॉर अनादर, जो दूसरे शब्द के बदले प्रयोग किया जाता है, विच वुड बी अनडिजायरेबल बिकॉज इट इज़ टू डायरेक्ट, अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव। तो इसलिए ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वो शब्द जो होता है वो अनडिजायरेबल होता है, उसकी लोग मांग नहीं करते, क्योंकि उसको नहीं चाहते, और वो अनप्लीजेंट होता है और ऑफेंसिव होता है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको हमको नहीं बोलना चाहिए, आपने भी सुना होगा। चलो बाद में बात करते हैं। अब इसमें बताइए आप कौन सा है, यूफेमिज्म है, जेनर है, पॉइंट ऑफ व्यू है, या पिकारेस्क नॉवेल है। तो ये आपका यूफेमिज्म है, जिसको बोलते हैं मृदुभाषी, मृदु भाषण बोलते हैं, मृदु भाषण, कोमलता से बोलना। आपने कहा तुम्हारे बाप मर गए, किसी को सूचना दे बुरा लगेगा, बोले आपके पिताजी जो हैं
अब इस दुनिया में नहीं रहे, या आपके फादर जो हैं स्वर्ग को सिधार गए। तो ये क्या है, एक कोमल भरी भावना है, अर्थ वही है। तो एक डायरेक्ट मीनिंग होता है चुभता हुआ, तो इसको यूफिज्म बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, पास अवे हम कह देते हैं इंस्टेड ऑफ डाई, या मेक लव, जिसको हम सेक्स ना कह करके मेक लव कह देते हैं। तो अर्थ दोनों का एक ही है। नीचे जो टर्म ली गई हैं वो आपकी ट्रेजेडी की टर्म है। आपको बताना है एन इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक कैरेक्टर, किसी भी कॉमिक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन, स्पीचेस और सीन इन ए सीरियस ट्रेजिक वर्क स्पेशली इन ड्रामा इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है? तो नेचुरल, अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि हमारे जो ग्रेव डिगर था या जो पॉटर सीन था मैकबेथ में और हैमलेट में ग्रेव डिगर, तो वो क्या था? वो आपका कॉमिक रिलीफ था। तो कॉमिक रिलीफ जो है ऑडियंस को एक, जितना ट्रेजेडी में उनका दिमाग खिन्न हो जाता है उससे डिटैच करता है। तो आपका ऑप्शन सी है। A sudden reversal of fortune or change in circumstances is known as। ये ट्रेजेडी में जब प्रोटोगनिस्ट का जो फॉर्च्यून है अचानक बदल जाता है और परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, तो उन अचानक जो फॉर्च्यून चेंज के लिए क्या टर्म यूज की गई है, यू हैव टू टेल। उसे ह्यूब्रिस बोलेंगे, पेरिपेसिया बोलेंगे, कैथारसिस बोलेंगे, या डिनाउमेंट बोलेंगे। देखिए हम चारों को भी समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं समझाना है, केवल वही इसको बोलेंगे पेरिपेसिया। क्या बोलेंगे? पेरिपेसिया बोलेंगे। तो पेरिपेसिया का मतलब होता है सडन चेंज इन फॉर्च्यून। क्योंकि सारी टर्म्स ली गई हैं तो इसको टर्निंग पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, हैमलेट्स फेलियर टू किल किंग क्लॉडियस while he was at prayer was the turning point, जिसको हम पेरिपेसिया बोलेंगे। तो देखिए जब किंग क्लॉडियस प्रेयर में था तो नेचुरल है हैमलेट उसको इजीली मार सकता था, लेकिन वो मौका चूक जाता है, तो यहीं से उसका भाग बदल जाता है। फिर अंत में हैमलेट भी जो है लेरेट्स के हाथ मारा जाता है, लेरेटिस के हाथ। द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन इज द रिवर्सल ऑफ व्हाट द एक्टर एक्सपेक्टेड। यानी कि जो एक्टर एक्सपेक्ट करता है लेकिन उसके एक्शन उसके बिल्कुल रिवर्स होते हैं, यानी कि जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल रिवर्स होता है, तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है? कि प्रोटैगनिस्ट किसी और सिचुएशन को एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन उसके विपरीत, उसके एक्सपेक्टेशन के विपरीत दूसरी सिचुएशन आ जाती है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम अंडरस्टैंडमेंट, सिचुएशन आयरनी, पोस्ट मॉडर्न या ऑक्सीमोरन। तो ऐसी सिचुएशन को हम सिचुएशनल आयरनी बोलते हैं। आयरनी का मतलब ही होता है कि होता कुछ है और दिखता कुछ है। द ऑडियंस नोज समथिंग, ऑडियंस तो कुछ जानते हैं, बट दैट द करेक्टर इन द ड्रामा डू नॉट। और जो करेक्टर होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है और भी करेक्टर्स होते हैं, वो नहीं जानते कि क्या चीज़ होने जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन को आप जानते हैं कि हम ड्रामेटिक आयरनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रामेटिक आयरनी। देखिए आयरनी सिचुएशनल है, ड्रामेटिक है और भी है। तो जब एक्शन के द्वारा जो आयरनी प्रस्तुत होती है उसको ड्रामेटिक बोलते हैं, और जो सिचुएशन देखकर होती है उसको सिचुएशन बोलते हैं। यहाँ पर अब एक वर्बल आयरनी है, द कंट्रास्ट बिटवीन द लिटरल मीनिंग ऑफ व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मीन्ड। तो इसको हम वर्बल आयरनी बोलते हैं। तो तीनों प्रकार की आयरनी समझ में आ गई होंगी। देखिए एक सिचुएशन
आयरनी होती है जिसमें प्रोटैगनिस्ट उम्मीद कुछ और करता है लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन के कंट्रेरी रिजल्ट कुछ और आता है, तो उसको हम सिचुएशन आयरनी बोलते हैं। दूसरी बात आपकी ड्रामेटिक आयरनी, जो एक्शन प्रोटैगनिस्ट कर रहा है लेकिन ऑडियंस जानते हैं कि भाई आप जो कर रहे हो दैट इज़ रॉन्ग, ये आपको रॉन्ग वे में ले जा रहा है, तो उसको हम ड्रामेटिक आयरनी बोलते हैं। प्रोटैगनिस्ट को नहीं पता है जबकि ऑडियंस सब जानता है। और वर्बल आयरनी लिखित में होती है, शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है, लिखा हुआ कुछ और होता है और उसका जो अर्थ निकलता है वो कुछ और होता है, इसको वर्बल आयरनी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रामेटिक टर्म में। द डिफेक्ट ऑफ ए करेक्टर दैट ब्रिंग्स अबाउट द प्रोटैगनिस्ट डाउनफॉल इन अ ट्रेजेडी। तो प्रोटैगनिस्ट का जो ट्रेजेडी में डाउनफॉल होता है वो उसके करेक्टर में एक डिफेक्ट होता है, उसके चरित्र की में एक दोष होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेजिक फोला बोलेंगे, पेरिपेसिया बोलेंगे, कैथारसिस बोलेंगे, हेमर्सिया बोलेंगे। तो ट्रेजिक फिला बोलते हैं इसको, आपको पता ही होगा, सरल सा है। और आप देखते हैं ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो ग्रीक ट्रेजेडी में मेन हेमर्सिया है, ट्रेजिक फिला जो है वो है आपका ह्यूब्रिस। ठीक, ट्रेजिक फिला को हेमर्सिया बोलते हैं। और मैकबेथ में आपने देखा होगा, मैकबेथ ओवर एम्बिशन के कारण अपने डाउनफॉल की ओर गया। हैमलेट प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको टालमटोल कहते हैं, या नोवेल इन एक्शन जो टर्म बनी है, अपने काम को टालते रहना, डिले करना, तो ये उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। क्योंकि किंग क्लॉडियस को सही समय से मार देता तो सिचुएशन और होती। और किंग लियर अपने प्राइड के कारण डाउनफॉल जाता है उसका। और अथेलो जो है वो काफ़ी भोला भाला होता है व्यक्ति, तो जिसको हम गलिबिलिटी बोलते हैं उसकी, और वो ज्वेलिस होता है। तो ये उसके और सस्पिशन के कारण, ये तीनों चीज़ें, ये अथेलो के ट्रेजिक फिला हैं उसके करेक्टर के, इसके कारण उसका डाउनफॉल होता है। और इसी के कारण वो है डेस्डेमोना को जो है मार देता है। द डाउनफॉल ऑफ ए ट्रेजिक हीरो इज ड्यू टू हिज एरर इन जजमेंट। तो उसके जजमेंट में एरर होता है। और ये जजमेंट में एरर क्यों करता है? क्योंकि उसके चरित्र में कमी होती है, ट्रेजिक फिला होता है उसके करेक्टर में। तो उस ट्रेजिक फिला के कारण जो है वो सही जजमेंट नहीं कर पाता। आप जानते हो कि किंग लियर अपने गर्व के कारण ये नहीं पहचान पाया, अपने प्राइड के कारण ये नहीं पहचान पाया कि कौन सी उसकी डॉटर जो है सच्ची है, कौन सी झूठी है। कॉर्डेलिया की सच्चाई को वो अपने घमंड के कारण नहीं पहचान पाया। तो फिर उसने अपने जजमेंट में एरर किया। तो जजमेंट का जो एरर है वो कहलाता है हेमर्सिया। क्या कहलाता है? हेमर्सिया। द यूज ऑफ एंग्री एंड इंसल्टिंग लैंग्वेज क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका इनवेक्टिव। इनवेक्टिव का मतलब होता है एब्यूज। क्या होता है? एब्यूज होता है। एब्यूज होता है, इसका मतलब कह सकते हो फटकार, कह सकते हो, फटकार भी आता है इसमें। तो इसका ऑप्शन आपका बी है। और जॉर्गन जो शब्द है वो आपका शब्द जाल होता है, तो यहाँ पर शब्द जाल का कोई मतलब नहीं है। और मेलाफोर का बाद में पढ़ेंगे। और मूड जानते हो, कोई व्यक्ति मूडी होता है। तो इनएक्टिव के जब इनवेक्टिव का आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। इज द लिटरेरी डिवाइस इन विच वन अटैक्स और इंसल्ट्स अ पर्सन और थिंग थ्रू द यूज ऑफ एब्यूजिव लैंग्वेज एंड टोन। जब किसी को हम एब्यूजिव लैंग्वेज और टोन में इंसल्ट करते हैं तो ये जो इंसल्टिंग डिवाइस होती है इसको हम इनवेक्टिव कहेंगे।
एग्जाम्पल जो लिया है, ही इज डिफॉर्म्ड, क्रूड, ओल्ड एंड सेरे, इल फेस्ड, वर्स, बॉडी इज शेपलेस एवरीवेयर, विक्सियस, अनजेंटल, फूलिश, ये सब गालियाँ ही तो हैं। तो ये जो चीज़ है तो इसको हम इनवेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? इनवेक्टिव। A figure of speech wherein a comparison is made between two unlike qualities without the use of the word like or as। तो जब बिना like और as के जब कंपैरिजन किया जाता है तो ऐसे स्थिति में तो मेटाफर कहलाता है। क्या कहलाएगा? मेटाफर। सिमली नहीं कहलाएगा, क्योंकि सिमली में तो विदाउट नहीं होता, विद दीज वर्ड्स होता है। ऑप्शन देखें क्या है, ऑप्शन सी लिखा है, लेकिन नहीं, सी नहीं है आपका, क्या है? मेटाफर है, सॉरी ए है। प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस इन लिटरेचर और आर्ट। तो लिटरेचर और आर्ट के द्वारा जब प्यूरिफिकेशन होता है तो ऐसी सिचुएशन में हम कैथारसिस बोलते हैं। और कैथारसिस जो है, जब हम कोई ड्रामा देखते हैं तो उस ड्रामा देखने के बाद हमको ये लगता है कि यदि इफ वी डू सो लाइक दिस प्रोटैगनिस्ट और दिस एंटागोनिस्ट, तो हमारा भी जो रिजल्ट होगा वही होगा। तो हम लोग अपने जीवन में एक सही रास्ता अपना लेते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस, और जो कि कहलाती है कैथारसिस। अ वर्ड और फ्रेज प्रीसीडिंग और फॉलोइंग अ नेम वेयर सेवर डिस्क्राइब द करेक्टर इन लिटरेचर। ठीक, अ वर्ड और फ्रेज एक शब्द के द्वारा या शब्द समूह के द्वारा हम किसी करेक्टर को बातें बताते हैं, करेक्टर के बारे में उसकी चरित्र चित्रण करते हैं, तो वो चीज़ आपकी एपिग्राफ कहलाती है, सॉरी एपिथेट कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिथेट। और एपिग्राफ जो होता है वो सूक्ति होता है। एपिग्राफ का मतलब होता है चाहे हम दीवार पे किसी के बारे में लिखें या जहाँ सुंदर सुंदर जो सूक्तियाँ होती हैं उसको हम एपिग्राफ बोलते हैं। दोनों की डेफिनेशन हमने लिखी हुई है। देखिए एपिग्राफ क्या है? एपिग्राफ है अ शॉर्ट फ्रेज और सेंटेंस एटसेट्रा ऑन ए बिल्डिंग और स्टैच्यू और एज एन इंट्रोडक्शन टू ए बुक और पार्ट ऑफ इट। जब हम किसी को शुरू में इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो सुंदर सुंदर कोटेशंस लिखते हैं, तो वो कोटेशंस जो होती हैं वो एपिग्राफ कहलाती हैं। और जो एपिथेट होता है वो एपिथेट का मतलब ही एडजेक्टिव होता है, किसी के गुण दोष के बारे में बताना। एंड एडजेक्टिव और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द समबडी और समथिंग करेक्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी स्पेशली इन ऑर्डर टू से समथिंग गुड और बैड और अबाउट समबडी और समथिंग। तो किसी के बारे में अच्छाइयाँ बुराइयाँ उसको बताना, उसके गुण दोष के बारे में बताना, वो आपका एपिथेट कहलाता है। एक होता है अनइंटेंशनल, यानी बिना किसी इरादे के, यूज ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट वर्ड सिमिलर इन साउंड और टू एप्रोप्रिएट वर्ड ऑफन विद ह्यूमरस इफेक्ट। तो कभी कभी देखा होगा आपने, फिल्मों में भी, आपके मूवीज़ में भी होता है, और यहाँ नॉवेल में बात करें कि हम कुछ नॉवेल और ड्रामा में एक शब्द का उसका समानार्थी नहीं, जो उसी की उच्चारण वाला शब्द बोल देते हैं, जो उससे मिलता जुलता है, तो उसका अर्थ और निकलता है, तो इससे ह्यूमरस इफेक्ट उत्पन्न होता है। तो ऐसे को हम बोलेंगे मेलाप्रोपेज्म। तो मेलाप्रोपेज्म एक टर्म है जो कि शरीडेन के एक प्ले से ली गई है। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, माई बिट्टी हस्बैंड सेड हैविंग वन वाइफ इक्वल्ड मोनोटोनी। तो उन्होंने कहा कि एक पाइप है जो मोनोटोनी के समान है। तो मोनोटोनी को नहीं कहना चाहिए बल्कि मोनोगैमी कहना चाहिए। तो मोनोटोनी बोलने से मोनोगैमी का एक हास्यास्पद बात निकलती है, ह्यूमरस इफेक्ट उत्पन्न होता है, तो इसको हम मेलाप्रोपेज्म बोलेंगे।
और ये किसने दिया है? ये आपके आरबी शेरिडन का एक प्ले है द राइवल्स, उसमें एक करैक्टर आया है मिसिस मेलाप्रोप। तो यहीं से इस टर्म को जो है ओरिजिनेट किया गया है, यहीं से ये टर्म ओरिजिनेट हुई है। आपका अ प्ले ऑन बर्ड्स, देखिए प्ले ऑन बर्ड्स जब भी आता है तो नेचुरल उसका मतलब ही पन होता है। वेयर इन द वर्ड इज यूज टू कन्वे टू मीनिंग एट द सेम टाइम। तो प्ले ऑन बर्ड्स का पन होता है तो दुनिया जानती है, बहुत सरल सा शब्द है। हाँ, एक और है, द पोएटिक फॉर्म विच इज रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर डज नॉट राइम। राइम नहीं है लेकिन आइएम्बिक पेंटामीटर है, तो पेंटामीटर है तो नेचुरल है कि वो राइम है, यानी कि वर्स है, और राइम नहीं है तो आपकी ब्लैंक वर्स है। और आइएम्बिक तो जानते हो कि जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको ब्लैंक वर्स बोलेंगे। A poem which is free from imitations of regular meter और rhythm, यानी कि रेगुलर मीटर नहीं है, यानी कि रिदम नहीं है, एंड आल्सो डज नॉट राइम विद फिक्स्ड फॉर्म इज कॉल्ड। तो देखिए जहाँ रिदम और राइम दोनों नहीं होता है तो उसको हम फ्री वर्स बोलते हैं, और ब्लैंक वर्स में रिदम होती है लेकिन राइम नहीं होती। रिदम का मतलब है रिपीटेशन ऑफ एक्सेंटेड और जो आपका उतार चढ़ाव वाले जो सिलेबल होते हैं उनका। वेयर हैज हैकू पोइटिंग फॉर्म ओरिजिनेटेड। तो जैसा कि ऊपर भी पढ़ा था हमने कि हैकू जो है एक आपका 17 सिलेबल का, सेकंड सिलेबल है, 17 लाइन का पोइम है, और एक आपकी जापानी पोइम है। चलिए यहाँ पर है, हैकू इज ए पोइटिक फॉर्म कंटेन्स 3 सेक्शंस ऑफ 17 सिलेबल स्ट्रक्चर इन ए 2 लाइन, 3 लाइन या 5 लाइन या 4 लाइन। तो 17 सिलेबल इस प्रकार के हैं, 5, 7, 5, यानी कि इस प्रकार के जो सिलेबल हैं, और ये 3 लाइन का स्टैंजा बनता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी है। अ पोएटिक फॉर्म विच डील्स विद द नेचुरल वर्ल्ड, रूरल लाइफ और लैंडस्केप। तो जहाँ रूरल लाइफ की बात हो रही है तो जानते हैं कि वो आपकी पास्टोरल पोइट्री है। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, बहुत समय हो गया। द पोइम इज रिटेन इन द कपलेट कंसिस्ट ऑफ डेक्टाइलिक हेक्सामीटर वर्स फॉलोड बाय डेक्टाइलिक पेंटामीटर वर्स इज कॉल्ड। तो ये देखिए जो आपकी एंशिएंट ग्रीक में आती है, जो डेक्टाइलिक हेक्सामीटर और उसके बाद डेक्टाइलिक पेंटामीटर आता है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो आपकी एलिजी कहलाती है। क्या कहलाती है? एलिजी। ठीक। अ मेडिटेटिव लिरिक पोइम लेमेंटिंग द डेथ ऑफ ए पब्लिक पर्सनेज और फ्रेंड और लव्ड वन। तो इसको आप जानते हैं, ये आपकी एलिजी कहलाती है, कि जिसमें किसी की मृत्यु पर शोक प्रकट किया जाता है। एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड इज ए पोइटिक वर्क विच पोइट अलेक्जेंडर पोप, ग्रे, शेक्सपियर, टॉमस कैरियो। तो ये आपके ग्रे हैं जिन्होंने आपकी एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड लिखी, और ये आपके कब हैं? मिड 19th सेंचुरी, यानी कि कह सकते हो 19th सेंचुरी के आपके, नहीं 19th सेंचुरी नहीं, 18th सेंचुरी के लास्ट के पोइट है। 19th सेंचुरी के तो विलियम वर्ड्सवर्थ है। फ्रॉम विच एज सोनेट बिगिन टू बी पॉपुलर। देखिए सोनेट को पॉपुलर किया है टॉमस वाट ने, सर टॉमस वाट ने, और ये आती है आपका मिडिल एज। तो लेट मिडिल एज की है, क्योंकि अर्ली मिडिल एज में तो आपका चौसर की एज आती है, चौसर की तो मिड कहलाती है, और 1066 से शुरू हो जाती है और 16th सेंचुरी तक रहती है, तो ये आपका लेट मिडिल एज कहलाएगी।
और हुज सोनेट वर ट्रांसलेटेड इन द 16th सेंचुरी बाई सर टॉमस वाट। देखिए सर टॉमस वाट ने 16th सेंचुरी, जिसको हम लेट मिडिल इंग्लिश पीरियड बोलते हैं, तो ये आपका पेट्रागन सोनेट को इन्होंने ट्रांसलेट किया था। हु इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूस द सोनेट फॉर्म इनटू द इंग्लिश लिटरेचर, तो अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, ये सर टॉमस वाट थे। अ ट्रेडिशनल इटालियन सोनेट और पेट्रागन सोनेट फॉलोज द राइमिंग स्कीम विच इज, तो देखिए इसको बोलेंगे अब्बा अब्बा और सी डी ई, यही हो गया अब्बा अब्बा सी डी ई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी एक सोनेट है, और ये किस प्रकार का सोनेट है, देखिए ये आपका टिपिकल पेट्रागन सोनेट है, जिसमें सस्टेट और ऑक्टेव और सस्टेट दो पार्ट में बटा होता है, उसी को हम बोलेंगे। और विलियम शेक्सपियर का टाइम एंड लव, देखिए टाइम एंड लव थीम पर इन्होंने बहुत सारे सोनेट लिखे हैं, तो विलियम शेक्सपियर के सोनेट ही आपके इंग्लिश सोनेट कहलाते हैं, जो कि सरे ने जिसको डेवलप किया था, जिसमें कुछ हैं 18, 65, 116 और भी हैं, तो ये टाइम एंड लव के सोनेट हैं। ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, तो ये आपके जो पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो ये एक आपका ओड है, क्या है, ओड है। तो आपको बताना ये किस प्रकार का ओड है। देखिए पिंडारिक ओड तो है, रेगुलर है, इरेगुलर है, होरेशियन ओड है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये आपका इरेगुलर पिंडारिक ओड है। कौन सा वाला, इरेगुलर पिंडारिक ओड, जिसको हम कॉलियन ओड भी बोलते हैं। अब्राहम कॉलियन ने इसको किया था, कॉलियन ओड भी बोलते हैं। द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच। देखिए सी को यहाँ पर एक लेडीज माना गया जो अपना सीना मून के लिए खोलती है, तो ऐसे में जब ऑब्जेक्ट को हम पर्सोनिफाइड कर देते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स बोल्डली ऑन द डोर बट फियर कुड नॉट ब्रिंग इटसेल्फ टू आंसर। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को जो आपका इनएनिमेट और या कह सकते हैं इसको आपका एब्स्ट्रैक्ट जो आइडिया है उसको हमने क्या किया है, पर्सोनिफाइड किया है। तो ऐसी सिचुएशन में पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। हर आइस बर डायमंड, तो उसकी आइस को डायमंड मान लिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जानते हो कि इट मस्ट बी मेटाफर, बी मेटाफर होना चाहिए। और ये शायद लास्ट है आपका, एन अनयूजुअली फार फेस्ट और इलेबोरेट मेटाफर। तो फार फेस्ट और इलेबोरेट मेटाफर जो होता है या सिमिली जो होता है उसको क्या बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि मेटाफिजिकल जो पोइट्स रहे हैं उन्होंने फार फेस्ड सिमिली का और मेटाफर का प्रयोग किया है। कंपैरिजन उन्होंने दो दिलों के जोड़ों को उनके जो वो होता है प्रोटेक्टर, उससे उन्होंने किया है, नहीं कंपास से किया है। तो ये क्या कहलाएगा, तो प्रेजेंटिंग अ सरप्राइजिंगली एप्ट पैरेलल बिटवीन टू अपैरेंटली डिसिमिलर थिंग्स और फीलिंग्स। तो ये चीज़ कंसीट कहलाती है, आप जानते हैं कंसीट। तो आपका ये है। तो ऐसे ही और लेके आएंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।